और हम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज बात बिहार के शिक्षकों के स्थानांतरण नियमावली के संबंध में। बिहार सरकार ने 7 अक्टूबर 2024 को नई नियमावली बनाई पोस्टिंग और ट्रांसफ़र से संबंधित, और इसे 9 अक्टूबर 2024 को बिहार सरकार के गजट में भी प्रकाशित कर दिया गया। सबसे पहला सवाल कि नियमावली क्यों बनाई गई, तो इस नियमावली में ही उसका जवाब भी दिया गया है कि रेंडमाइजेशन से जो विद्यालय अध्यापकों का पदस्थापन हुआ, जो बीपीएससी से शिक्षक बहाल हुए उनको स्कूल टीचर या विद्यालय अध्यापक कहते हैं, और उनको रेंडमली पोस्टिंग दे दी गई कहीं कहीं। तो उससे क्या हुआ कि बहुत सारे विषयों में विसंगति आ गई। जैसे किसी स्कूल में किसी खास विषय में शिक्षक की ज़रूरत ज़्यादा थी और वहाँ कम शिक्षक गए, और जहाँ कम ज़रूरत थी वहाँ ज़्यादा शिक्षक चले गए। दूसरा क्या हुआ कि इससे शिक्षक छात्र अनुपात प्रभावित हो गया, यानी कहीं कम छात्र हैं और शिक्षक ज़्यादा हो गए, और कहीं छात्र ज़्यादा हैं और शिक्षक कम हो गए। फिर महिला शिक्षिकाओं को उनके मन मुताबिक पोस्टिंग नहीं मिली, तो उनको भी जाने आने में परेशानी हुई। इसके अलावा भी एक समस्या है, नियोजित शिक्षक बिहार के शिक्षा व्यवस्था को विगत 15 साल से संभाले हुए हैं, और उनको भी स्थानांतरण के लिए हमेशा संघर्ष करते हुए देखा गया है, बार बार आंदोलन करना। समस्या ये थी कि उनका अंतर जिला स्थानांतरण नहीं हो सकता था, और इस वजह से बहुतों की शादियां टूट गईं, परिवार बिखर गए। तो सरकार ने इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए और एक तार्किक निष्कर्ष पे पहुंचने के लिए नई नियमावली को अधिसूचित किया। इस नई नियमावली के आने से जहां बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो रहा है, वहीं कुछ नए ढंग की समस्याएं भी सामने आने लगी हैं। आइए इसके एक एक बिंदुओं को समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले जो है, इसके कंडिका 2 में स्थानांतरण एवं पदस्थापन के सामान्य सिद्धांत दिए गए हैं। पहला सिद्धांत कह रहा है कि बिहार में 4 तरह के शिक्षक हैं। पहला, वेतनमान वाले शिक्षक हैं, इनको नियमित शिक्षक या रेगुलर टीचर कहते हैं। दूसरा, स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक, इन्हें नियोजित शिक्षक कहते हैं। और तीसरे, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक, ये भी नियोजित शिक्षक ही हैं, लेकिन इनको सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए या बीपीएससी से जो विद्यालय अध्यापक बहाल हुए हैं उनके समकक्ष करने के लिए एक सक्षमता परीक्षा ली गई है, और जो लोग उसको क्वालिफाई किए हैं उनको जिस दिन पोस्टिंग मिल जाएगी ज्वाइनिंग के डेट से, वो विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। और चौथी कैटेगरी है बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा बहाल स्कूल टीचर, जो अभी नए नए बहाल हुए हैं। अब इसकी कंडिका 2 के सेकंड में कह रहा है कि किसी एक विद्यालय में जो ये 4 तरह के शिक्षक जाएंगे, तो उसमें नियमित रेगुलर टीचर 10% हो सकते हैं, और विशिष्ट शिक्षक, बीपीएससी से बहाल शिक्षक और नियोजित शिक्षक 30-30% हो सकते हैं। यानी अगर 10 पद है तो उसमें 3-3 पद जो है बीपीएससी से बहाल शिक्षक को, विशिष्ट शिक्षक को और नियोजित शिक्षक को मिलेगा, जबकि एक पद जो है वो रेगुलर टीचर जो है उन्हीं को मिलेगा। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग जो होगी वो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के आधार पे होगी। अब ये ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस जो है कंडिका 1 में दिया गया है। आइए इसको बैक करके हम देख लेते हैं। कंडिका 1 में जो दिया है, शिक्षकों की रुग्णता एवं दिव्यांगता के आधार पर पदस्थापन स्थानांतरण में प्राथमिकता। सबसे पहले असाध्य रोग, जैसे कैंसर से पीड़ित कोई हो। दूसरा है गंभीर रुग्णता, मतलब सीरियस इलनेस हो, जैसे किडनी किसी का ख़राब हो, या हार्ट प्रॉब्लम हो, या लीवर प्रॉब्लम हो। तीसरा है दिव्यांगता के आधार पर, कुछ लोग जो हैं पहले से ही दिव्यांग थे और इस आधार पर बहाल हुए, और कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो सेवा में आने के बाद किसी दुर्घटना के कारण विकलांग हो गए हों, दिव्यांग हो गए हों, तो इनको 3rd कैटेगरी में रखा गया है। चौथी कैटेगरी है ऑटिज्म या मानसिक दिव्यांगता, सेरेब्रल पैल्सी वाला। तो ये 4 जो है ये बीमारी के आधार पे प्रायोरिटी लिस्ट है। इसके बाद 5वें प्रायोरिटी में है विधवा एवं परित्यक्त शिक्षिका, 6ठे नंबर पे महिला शिक्षिका हैं, और 7वें नंबर पे शिक्षिका के पति के पदस्थापन के आधार पर, यानी किसी महिला शिक्षिका के पति कहीं पदस्थापित हैं तो उस आधार पे उनकी भी पोस्टिंग वहाँ करने का प्रयास किया जाएगा। और सबसे लास्ट में 8वें नंबर पे हैं पुरुष शिक्षक।
इनके लिए बस एक शर्त है कि अपने गृह अनुमंडल में इनकी पोस्टिंग नहीं होगी, और बाकी 1 से 7 तक के जो प्रायोरिटी लिस्ट में हैं उनके लिए है कि वो अपने पंचायत या अपने नगर निकाय या पति के पंचायत या नगर निकाय या अभी जहां स्वयं उनकी पोस्टिंग है उसको छोड़ करके बाकी कोई पंचायत, नगर निकाय, प्रखंड, अनुमंडल या जिला का ऑप्शन देंगे तो उनकी पोस्टिंग और ट्रांसफ़र किया जा सकेगा। अब ऑर्डर ऑफ डिफरेंस समझने के बाद चौथा बिंदु है कि किसी भी विद्यालय में महिला शिक्षिकाओं की संख्या 70% से अधिक नहीं होगी, मतलब 100% महिलाओं वाला विद्यालय भी अब नहीं होगा। प्रत्येक शहरी निकाय को एक इकाई मानकर स्थानांतरण किया जाएगा। छठा बिंदु कह रहा है कि शिक्षकों को अनिवार्य रूप से हर 5 साल बाद स्थानांतरित किया जाएगा। यहाँ पे विवाद है। विवाद इसलिए हो रहा है कि साधारणतः शिक्षक का पद अस्थानांतरणीय होता है, उनकी इच्छा के अनुरूप ही स्थानांतरण किया जाता है, लेकिन अब अनिवार्य किया जा रहा है। अनिवार्य रूप से इस नियमावली के अनुसार प्रत्येक 5 वर्ष पर शिक्षक का स्थानांतरण होगा। सेवा काल में कंडिका 1 में जो प्रायोरिटी लिस्ट दी गई है उसके अनुसार स्थानांतरण के लिए उनको प्रायोरिटी दिया जाएगा, और 5 वर्ष से पहले भी इन लोगों का स्थानांतरण किया जा सकता है। लेकिन अगर इलनेस के आधार पे, बीमारी के आधार पे कहीं स्थानांतरण किया जाता है तो ऐसा नहीं हो सकता है कि एक ही स्कूल में सभी बीमार शिक्षक चले जाएं। अगर किसी स्कूल में 5 शिक्षक का पद है तो उसमें अधिकतम 1 शिक्षक बीमारी के आधार पर स्थानांतरित करा के जा सकता है, और अगर किसी स्कूल में 10 इकाई स्वीकृत है शिक्षक की तो उसमें 2 शिक्षक बीमारी के आधार पे अपना स्थानांतरण करा सकेंगे। इसी तरह अगर किसी स्कूल में 15 इकाई है शिक्षकों की तो वहाँ 3 शिक्षकों का स्थानांतरण जो है वो बीमारी के आधार पे हो सकता है। ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस को ध्यान में रखते हुए वेतनमान वाले जो शिक्षक हैं सबसे पहले उनको, उसके बाद सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक यानी विशिष्ट शिक्षक को, और उसके बाद टीआरई के द्वारा नियुक्त शिक्षक के विकल्प पर विचार किया जाएगा। मतलब इसमें वरीयता का निर्धारण भी कर दिया गया कि सबसे वरीय वेतनमान वाले, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक, और तब बीपीएससी टीआरई 1 या 2 के माध्यम से जो बहाल हैं उनका क्रम आएगा। इसी क्रम में वरीयता का ध्यान रखा जाएगा, और जिला स्तरीय वरीयता सूची जो है शिक्षक श्रेणीवार बनेगी। इसका मतलब कि नियमित वेतनमान वाले शिक्षकों की अलग वरीयता सूची होगी, और विशिष्ट शिक्षक जो हैं उनकी भी अलग वरीयता सूची होगी, और टीआरई के द्वारा जो बहाल हैं उनकी भी वरीयता सूची अलग होगी जो जिला स्तर पे बनाई जाएगी। 10वां बिंदु कह रहा है कि शिक्षकों के स्थानांतरण या पदस्थापन के लिए उनसे 10 विकल्प लिया जाएगा। यानी कोई टीचर चाहता है तो उसको 10 विकल्प देना होगा कि वो किस विद्यालय में, किस प्रखंड में जाना चाहता है। इसके लिए उसको जानकारी होना चाहिए, विद्यालय, प्रखंड और पूरा डिटेल उसके पास होना चाहिए, तब वो ऑप्शन दे पाएगा। और ट्रांसफ़र, पोस्टिंग या डिपुटेशन जो भी काम होगा वो सॉफ्टवेयर आधारित होगा, यानी ऑनलाइन होगा। इसके लिए अलग से कोई पोर्टल बनेगा और उस पर आमंत्रित किया जाएगा आवेदन, और तब होगा। यानी मैनुअल वर्क इसमें कुछ भी नहीं होने वाला है। 12वां बिंदु इसका कह रहा है कि प्रथम चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों के स्थानांतरण एवं पदस्थापन मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। मुख्यालय मतलब पटना से किया जाएगा। इसमें स्थानीय निकाय मतलब नियोजित शिक्षक इसमें शामिल नहीं हैं। और ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग मुख्यालय से होगी उसमें नियमित शिक्षक, बीपीएससी टीआरई 1, 2 के द्वारा जो शिक्षक नियुक्त हुए हैं वो इनका स्थानांतरण एवं पदस्थापन हेतु विकल्प अगर ये नहीं देते हैं तो इनका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा। कौन किनका किनका? तो एक नियमित शिक्षक, रेगुलर टीचर का, और दूसरा बीपीएससी से जो बहाल हैं उनका। वो चाहें तो अपने वर्तमान जगह पे बने रह सकते हैं।
ख इसका कह रहा है कि प्रथम चरण के इस स्थानांतरण पदस्थापन की कार्रवाई में सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक बीपीएससी टीआरई शिक्षक के लिए राज्य स्तरीय वरीयता के आधार पर अवसर प्रदान किए जाएंगे। अब राज्य स्तरीय वरीयता जो होगा ये थोड़ा सा मुश्किल है समझना कि बीपीएससी टीआरई के द्वारा जो बहाल शिक्षक हैं उनकी राज्य स्तर पर वरीयता कैसे निर्धारित होगी। अभी तक तो नहीं कोई सूची उपलब्ध हो पा रही है। हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग से जो बहाली होती है तो उसमें बिहार लोक सेवा आयोग की जो मेरिट होती है वही वरीयता का आधार होती है, लेकिन ये शिक्षकों के मामले में कैसे लागू होगा, क्योंकि शिक्षकों की बहाली सब्जेक्ट वाइज हुई है और हर सब्जेक्ट की अलग अलग मेरिट होती है, सब्जेक्ट का नेचर भी अलग अलग होता है। तो ऐसे में देखना होगा कि बीपीएससी से बहाल शिक्षकों के वरीयता का जो राज्य स्तर पे निर्धारण होना है वो कैसे होता है, और फिर जो सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षक हैं उनका भी जो राज्य स्तरीय वरीयता का आधार बनेगा वो क्या बनेगा। यानी उनके प्रथम योगदान मतलब जब नियोजित शिक्षक थे तब से, जैसा कि उनकी मांग है, या फिर बीपीएससी से जो परीक्षा उत्तीर्ण किए हैं सक्षमता परीक्षा, तो उसके बाद जो योगदान होगा उससे, या कि जो सक्षमता में स्कोर किए हैं उससे। तो जो निर्धारण किया जाएगा अभी ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है। जब लिस्ट बनेगा तो समझ में आएगा कि किस आधार पे इन लोगों की वरीयता का निर्धारण किया जा रहा है। 13वां बिंदु महत्वपूर्ण है। इससे स्पष्ट होता है कि कुल 3 स्तरों पे ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की कार्रवाई की जाएगी। सबसे पहले जिला स्थापना समिति की बात की गई है। जिला स्थापना समिति जिला के अंदर ट्रांसफ़र कर सकेगी और इस समिति में कुल 7 सदस्य हैं, जिसमें जिला पदाधिकारी मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम और डीडीसी और जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, ये 4 पदाधिकारी हैं। और 3 जो हैं वो डीएम के द्वारा मनोनीत पदाधिकारी हैं, जिनमें एक SC ST वर्ग के पदाधिकारी हैं और एक महिला वरीय उपसमाहर्ता हो सकती हैं, अगर वो नहीं है तो कोई दूसरी महिला पदाधिकारी हो सकती है, और तीसरा अल्पसंख्यक पदाधिकारी कोई हो सकते हैं। तो ये तीनों जो पदाधिकारी मनोनीत होंगे इनका मनोनयन डीएम के द्वारा किया जाएगा। और जिला शिक्षा पदाधिकारी DO जो हैं ये सदस्य सचिव होंगे। सदस्य सचिव की भूमिका कुछ ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है पदस्थापन और स्थानांतरण में। दूसरा जो है प्रमंडल स्तर पे, यानी एक ज़िला से दूसरे ज़िला में अगर ट्रांसफ़र होना हो लेकिन प्रमंडल सेम हो, सब डिवीज़न एक ही रहे, तो उसके लिए 5 सदस्यीय कमेटी बनेगी और इसमें प्रमंडलीय आयुक्त जो हैं वो अध्यक्ष होंगे। प्रमंडल में जितने ज़िले होंगे सभी के डीएम जो है उसके सदस्य होंगे, प्रमंडल के सभी ज़िलों के डीडीसी उसके सदस्य होंगे और प्रमंडल के सभी ज़िलों के DO भी उसके सदस्य होंगे, तथा प्रमंडल का जो मुख्यालय का ज़िला होगा उसके जो जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे वो इसके सदस्य सचिव होंगे। ये लोग प्रमंडल के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर पाएंगे। तीसरा जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का स्तर है वो मुख्यालय स्तर यानी पटना से होना है। इसमें 3 सदस्य हैं। सबसे पहले तो शिक्षा विभाग के जो सचिव हैं वो इसके अध्यक्ष होंगे और दूसरे प्राथमिक शिक्षा के निदेशक और तीसरे माध्यमिक शिक्षा के निदेशक इसके सदस्य होंगे। इस तरह अब एक ज़िला से दूसरे ज़िला में, एक प्रमंडल से दूसरे प्रमंडल में और पूरे राज्य में कहीं भी ट्रांसफ़र कराना संभव हो सकेगा। पहले ये सुविधा नहीं थी, खासतौर से नियोजित शिक्षकों के मामले में। 16वां बिंदु कह रहा है कि ज़िले के भीतर स्थानांतरण के संबंध में अगर कोई विसंगति आती है, कोई समस्या आती है तो उसका निराकरण जिला स्थापना समिति कर सकेगी। और 17वां बिंदु कह रहा है कि कोई शिक्षक अगर स्थानीय राजनीति में संलिप्त पाया जाता है, वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया जाता है या नैतिक अधमता मोरल टर्पिट्यूड मतलब कोई दुष्कर्म का मामला हो या गंभीर प्रकृति का अपराध हो और ये अपराध सिद्ध हो जाए तो उसका स्थानांतरण प्रमंडलीय आयुक्त या निदेशक के द्वारा जिले से बाहर कर दिया जाएगा और उसके ऊपर विभागीय कार्रवाई भी चलाई जा सकेगी।
18वां बिंदु इसका कह रहा है कि इस नीति से इतर प्रशासनिक कारणों से भी जिला पदाधिकारी या प्रमंडलीय आयुक्त या विभाग के द्वारा शिक्षक का स्थानांतरण किया जा सकेगा और इसके लिए इस नियमावली के प्रक्रिया के पालन की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। 19वां बिंदु कह रहा है सामान्यतः शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी, लेकिन अति आवश्यक हो तो जिला स्थापना समिति जो है वह 3 महीने के लिए प्रतिनियुक्ति कर सकेगी और आवश्यकता हो तो उसका नवीकरण भी किया जा सकेगा। मतलब प्रतिनियुक्ति मुश्किल ज़रूर है लेकिन असंभव नहीं है और विशेष परिस्थितियों में होती रहेगी। 20वां बिंदु इसका कह रहा है स्थानांतरण एवं प्रतिनियुक्ति संबंधी आदेश विभागीय पोर्टल से सॉफ्टवेयर आधारित ऑटो जनरेटेड फॉर्मेट के माध्यम से निर्गत किया जाएगा, यानी मैनुअल वर्क नहीं होगा और सॉफ्टवेयर के अतिरिक्त अगर किसी तरह से किया जाता है तो उसे अवैध माना जाएगा। अब इस नियमावली की चौथा नियम जो है वो कह रहा है कि इस नियमावली के तहत शिक्षकों से आवेदन केवल ऑनलाइन ही प्राप्त किए जाएंगे, यानी ऑफलाइन नहीं देना है, किसी कार्यालय का चक्कर नहीं लगाना है। विद्यालयवार स्वीकृत पदों की संख्या विभाग के द्वारा संसूचित की जाएगी। और 5वां बिंदु कह रहा है कि इस स्थानांतरण नीति से आच्छादित शिक्षक हेतु प्रख्यापित संगत नियमावली इस हद तक संशोधित समझे जाएंगे, यानी पहले से जो भी स्थानांतरण से संबंधित नियमावलियां हैं वो अब इस हद तक निष्प्रभावी हो गई। चूँकि नई नियमावली बन गई और इससे जिन शिक्षकों का स्थानांतरण होना है, 3 तरह के शिक्षकों का स्थानांतरण होना है। पहले तो नियमित वेतनमान वाले शिक्षक हो गए, उनका स्थानांतरण इससे हो जाना है। दूसरे विशिष्ट शिक्षक जो हैं उनका भी हो जाना है। और तीसरे जो बीपीएससी से बहाल हुए हैं अभी स्कूल टीचर, उनका भी इससे स्थानांतरण हो रहा है। तो इनके ट्रांसफ़र के संबंध में पहले के जो नियम हैं वो इस नियम के संगत होंगे, नहीं तो वो रद्द समझे जाएंगे। यह स्थानांतरण नीति स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक यानी नियोजित शिक्षकों पे लागू नहीं होगी। तो ये है नई स्थानांतरण नियमावली और इस नियमावली के प्रत्येक बिंदुओं को समझने का प्रयास किया गया है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग भी इसको समझेंगे और कुछ भी नया अगर समझ में आता है तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ये सूचना के लिए है और अपनी जानकारी के लिए है। सूचनाओं का आदान प्रदान होते रहता है तो उससे ज्ञान बढ़ता है और ज्ञान ही शक्ति है। ज्ञान न हो तो फिर कोई भी कार्य करना मुश्किल होता है। आइए, आपका इस चैनल पे स्वागत है। कुछ अपने बहुमूल्य सुझाव ज़रूर दें। आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।